हेलो प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास में हम अध्याय नंबर 1 में टॉपिक शुरू करने वाले हैं भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर के 2 भाग हैं, भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम भोजन के बारे में जानेंगे कि भोजन क्या है, किस तरह के उसके अवयव हैं और किस प्रकार वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। तो इसका पहला टॉपिक है भोजन। तो भोजन में सबसे मुख्य बात यह है कि वो संतुलित होना चाहिए, यानी उसके सारे अवयव सही मात्रा में, जितने हमें शरीर में आवश्यकता है उतनी मात्रा में उपस्थित हों, वह संतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित भोजन जिसमें सभी भोजन अवयव या पोषक पदार्थ उपस्थित हों जो जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तो ऐसे पोषक तत्व जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वो यदि सभी भोजन में उपस्थित हैं तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और वो हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थों से मिलते हैं और उनके हमारे शरीर में क्या कार्य हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 यहाँ पे भोज्य पदार्थ हैं, 6ठा नियामक हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, 5वां है खनिज लवण और 6ठा है जल। जल फल सब्जियों लगभग हर चीज़ में हमें सभी पेय पदार्थों में मिल जाता है और इसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं बल्कि ये शरीर में हमारे लिए नियामक की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमें सभी अनाजों जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा मिलता है। इसके अलावा दालों से कुछ मात्रा में, गन्ने से, फलों से, दूध से और सब्जियों में जैसे आलू है, मुख्य स्टार्च का स्रोत है। फलों में जैसे मुख्यतः केला है। तो ये जो सभी पदार्थ मैंने आपको बता रखे हैं, यहाँ पे लिख रखे हैं और मैंने आपको अतिरिक्त कुछ बताए भी हैं। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। दूसरा है वसा यानी चिकनाई युक्त पदार्थ। तो वसा यहाँ पे होगी 2 प्रकार की, एक तो होगी वानस्पतिक वसा और एक हो गई जंतु वसा। जंतु वसा हमें जंतुओं से मिलती हैं और वानस्पतिक वसा हमें पादपों, पेड़ पौधों आदि से मिलती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हमें वसा के रूप में देखने के लिए मिलते हैं उसके भाग। एक तो तेल है। तो तेल में जैसे सभी प्रकार का मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है। ये सारे जो तेल हैं ये सारे वानस्पतिक वसाएं हैं। और जैसे घी है, ये है जंतु वसा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इनके आगे जो कार्य मैंने लिखा है, यहाँ पर देखो ऊर्जा लिखा है, मैंने दोनों में लिखा है ऊर्जा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ना, ये हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, शक्ति देने का कार्य करते हैं। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट कोई भी कहें, जैसे हम अनाज खा रहे हैं तो हमें उनसे मुख्यतः मिलता है स्टार्च मिलता है, माल्टोज मिलता है। दाल खा रहे हैं तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मिलता है। गन्ना लेते हैं तो उससे हमें मुख्यतः सुक्रोज मिलता है। फल लेते हैं तो हमें माल्टोज और फ्रक्टोज मिलता है। दूध लेते हैं तो उससे लैक्टोज मिलता है। तो ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं, ये आप यदि साथ में नोट्स बना रहे हैं साथ में तो बना सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे स्लाइड बनाकर आपको मैं दिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बनाएं ताकि हमारा चैप्टर जो है बहुत अच्छे और व्यवस्थित ढंग से पूरा हो जाए। तो ये जो सारे कार्बोहाइड्रेट हैं और जो वसा भी हैं, जैसे आपको मैंने तेल और घी बताया, तो ये हमारे शरीर में पाचन के दौरान, मैं आगे वाले चैप्टर में जब आप पाचन करेंगे तब बताऊंगा, पाचन के दौरान ये सारे हैं वो अंततः ग्लूकोज में बदलते हैं। और ग्लूकोज ही एकमात्र सबसे निम्नतम स्तर का, सबसे साधारण जो कार्बोहाइड्रेट है वो है जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में कोशिकाओं में पहुंचकर उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो दोनों ही ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, जिनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। दूसरा है प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, अंडे से, मछली से, दूध से। तो इन्हें कहते हैं निर्माण करने वाले पोषक तत्व, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड।
आपने देखा होगा जितने भी जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो जिम जाते हैं या जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं और जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उन्हें हमें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है देने की। तो इस प्रकार जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने के लिए, हमारे बालों और नाखूनों की बढ़ोतरी के लिए, हमारे शरीर में बने हुए या बाहरी आघातों से मिले हुए जो में हमें घाव है उन घावों को भरने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, नए हार्मोन्स के निर्माण के लिए, रक्त के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रोटीन को निर्माण करने वाले पोषक तत्व या बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और चौथा और पांचवा दोनों के आगे मैंने लिख रखा है रक्षा, यानी प्रोटेक्टिव फूड, ऐसे भोज्य पदार्थ जो कोई न कोई जो बाहरी कारक हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण दोनों में ही मैंने मुख्यतः लिखे हैं फल एवं सब्जियां। तो फल और सब्जियों का क्या महत्व है हम यहाँ देख सकते हैं। एक कहावत भी है कि सेफ्टी इज फर्स्ट, तो सुरक्षा प्राथमिक होनी चाहिए। हमारे लिए सबसे पहले सुरक्षा है। यदि हम सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो हम, चाहे वो देश हो चाहे शरीर हो, हम आंतरिक व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से संचालित उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विटामिन और जो खनिज लवण हैं वो हमें मुख्यतः मिलते हैं फल और सब्जियों से। तो यदि हमें रक्षा हमारे शरीर की करनी है तो हमें फल और सब्जियां अधिक मात्रा में सेवन करनी चाहिए। और यहाँ पर सुझाव यह है कि जो फल और सब्जियां कच्ची खाने योग्य हैं उनको कच्चा ही खाया जाए। तो रक्षा करने वाले कैसे, ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रणाली है उसको ये सुदृढ़ करता है और विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए इन दोनों को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। और जो छठा है वो जल है। जल हमारे शरीर में संपूर्ण जो लगभग भाग है हमारा शरीर का वो जल से बना हुआ है। तो जल हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं का माध्यम बनके उन क्रियाओं को करने में और हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। अगली स्लाइड में हम जल के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार ये पोषक पदार्थों में मुख्यतः 6 थे, वैसे तो 5 ही हैं लेकिन जल मैंने अलग से जोड़ दिया ताकि हमें पूरा एक संपूर्ण आधार मिल जाए कि हमारे शरीर के लिए ये आवश्यक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गए ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, प्रोटीन हो गए निर्माण करने वाले पोषक तत्व है, विटामिन और खनिज लवण हो गए रक्षा करने वाले पोषक तत्व, और जल हो गया नियामक यानी कि रेगुलेटर, हमारी शरीर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। अब आगे हम देखते हैं संतुलित भोजन हमारा हो गया। अब यहां पर मैंने लिखा है संतुलित भोजन एवं असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन में हमें देख लिया कि किसे कहते हैं और उससे हमें क्या क्या चाहिए। अब हम देखते हैं कि असंतुलित भोजन किसे कहते हैं और उसके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो असंतुलित जो भोजन है वो हमारे शरीर में कुपोषण पैदा करता है। कुपोषण का मतलब ये हो गया कि हमारी दैनिक क्रियाओं को करने में वो बाध्य होता है। पोषित का मतलब होता है आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना, आगे बढ़ने के लिए सहायता करना, आगे बढ़ने के लिए जो है उसमें हिस्सा लेना। लेकिन असंतुलित भोजन का मतलब ये हो गया कि यदि वो सभी जो पोषक तत्व मैंने आपको बताए वो यदि भोजन में नहीं है तो वो असंतुलित भोजन कहलाएगा, जिससे कुपोषण होगा। तो यहां पर जो कुपोषण है वो किस कारण हो सकता है, गरीबी के कारण हो सकता है, जीवन शैली के कारण हो सकता है, या आंतरिक कारण हो सकते हैं, जैसे कोई जेनेटिक यानी आनुवंशिक कारण है, या फिर कोई हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसे अंग हैं जो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके कारण हमें कुपोषण हो सकता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपके सिलेबस में 3 प्रकार के कुपोषण बताए हैं, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। तो सबसे पहले हम करते हैं विटामिन कुपोषण। वैसे तो विटामिन बेटा A B C D E F M तक L तक हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार एक बार हमें बिल्कुल सीमित रूप से ये जो विटामिन दे रखी हैं इसके बारे में हम जानेंगे, और यदि ये नए हो हमारे शरीर में तो इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और उन रोगों के लक्षण क्या हैं। चलो आइए जान लेते हैं। पहले क्या विटामिन के बड़े रासायनिक नाम हुआ करते थे, जैसे कि A को बोल दिया रेटिनोल, B1 को बोल दिया थायमिन, B2 को बोल दिया राइबोफ्लेविन, B3 को बोल दिया नियासिन, और विटामिन C को बोल दिया एस्कॉर्बिक एसिड, और D को बोल दिया कैल्सिफेरॉल। तो इस प्रकार ये बता रखे हैं, इनके नाम बता रखे हैं अलग अलग विटामिन के। लेकिन एक थे साइंटिस्ट डॉक्टर फंक थे, तो उन्होंने क्या किया, इस जो ये विटामिन की जो भाषा है इसको सरल बनाने के लिए, इसकी शब्दावली को सरल बनाने के लिए इनके नाम ABCD इस प्रकार रख दिए गए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखते हैं
विटामिन ए। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, तो इससे हो जाता है रतौंधी। रतौंधी मतलब रात में दिखाई न देना, और रात में दिखाई न देने मतलब ये हो गया हमारे आंख के अंदर सलाकाएं यानी कि रोड्स और कौन शंकु और सलाकाएं नाम की दो ऐसी कोशिकाएं हैं जो हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करती हैं, और उनके लिए विटामिन ए चाहिए, और यदि वो ए नहीं होगा तो उन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा और हमें फलतः रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। दूसरा है विटामिन B1। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है समूह में, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं। B1 से लेके B12 तक विटामिन हम आते हैं, तो हम यहाँ पर B1, B2, B3 कर रहे हैं, 3 ही कर रहे हैं। तो जो B1 है उसे विटामिन बी भी बोलते हैं, B1 भी बोलते हैं। इससे होता है बेरी रोग। तो जो बेरी रोग है ना, उसमें लक्षण क्या है, इसमें पेशी व तंत्रिका कमजोर हो जाती है, पेशियों में स्थिरता जिससे आलस आदि आना, और तंत्रिका कमजोर होना जिससे सेंसेशन यानी हमारी संवेदनाओं की कमी होना, ये है बेरी रोग। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, और इसकी कमी से होने वाले रोग, जो रोग का नाम है वो भी इसके नाम के आधार पर रखा गया है। इसे बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस, और इससे क्या फटते हैं, होठ फटते हैं। हमें कई बार हमने अनुभव किया है कि हमारे होठ फट जाते हैं, तो वो विटामिन B2 की कमी से फटते हैं। अब है विटामिन B3, तो इससे रोग हो जाता है पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग है वो जीभ और त्वचा पर पपड़ी बन जाती है। हमने देखा है कई बार बच्चों में सर्दियों के समय, या फिर जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो पैरों की पिंडलियां और पैर हैं गालों पर है, और हाथों पर हमने देखा होगा कि इस प्रकार के हम चकत्ते और जो त्वचा पर पपड़ी है वो हम देख सकते हैं। तो वो विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग उससे हो जाता है। अब है विटामिन C। विटामिन C से होता है स्कर्वी रोग, और इसमें क्या होता है कि मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर धब्बे से बनने लगते हैं, चकत्ते बनने लगते हैं। और आपको बता दें कि जो विटामिन C और विटामिन B है ना, वो जल में घुलनशील है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम विटामिन C को और विटामिन B को यदि अधिक मात्रा में भी ले लें, तो ये हमारे मूत्र निर्माण के साथ में किडनी से फिल्टर होकर निकल जाएगा। तो इसलिए भाई देखिए, ऊपर दो विटामिन जो है ना A और D हैं, ये वसा में घुलनशील है बेटा, तो इससे यदि ये विटामिन अधिक हो गए तब भी रोग हो सकता है। लेकिन जो विटामिन जो जल में घुलनशील है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है और C है, यदि हम अधिक मात्रा में ले लें तब भी हमारे शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो इस जल में घुलनशील विटामिन की मात्रा को अपने शरीर से जो जो अनावश्यक मात्रा है उसको बाहर निकाले देगा। अब अंत में आता है विटामिन D। तो विटामिन D की कमी से हो जाता है रिकेट्स रोग। जो रिकेट्स रोग है उसमें है अस्थियों की भंगुरता, यानी हड्डियों का जल्दी टूटना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि घुटने पास आना यानी कि हड्डियों का मुड़ जाना, और पैरों की हड्डियां मुड़ना और हड्डियों का जल्दी टूटना, ये है इसके लक्षण। तो ये हमने देखे हैं कि भाई कौन कौन से मुख्यतः विटामिन हैं हमारे सिलेबस में जिनकी कमी से होने वाले रोग हैं, और उस रोग जो हो जाएं तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं, और विटामिन के हमने नाम देखे हैं, रासायनिक नाम में इनको क्या कहते हैं, ये आपके बेटा विटामिन कुपोषण में दिया गया है। आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ये इस वीडियो के अलावा जब अगला वीडियो होगा तो हम चैप्टर इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा प्रत्येक चैप्टर है वो बहुत कम वीडियो में समाप्त हो जाए। अब है आगे वाली स्लाइड में है खनिज कुपोषण। तो जो खनिज कुपोषण है उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, और उनकी कमी से जो रोग होते हैं उन्हें खनिज कुपोषण कहते हैं। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है। तो हम जानते हैं कि वैसे तो यदि हमारी दिनचर्या ठीक है और हम सही खा रहे हैं तो इन खनिज लवणों की सामान्यतः हमारे शरीर में कोई कमी नहीं आती, परंतु यदि कमी आ जाए तो उनसे क्या रोग होते हैं। अब यदि हमने कार्य जान लिए तो वही उनकी कमी से होने वाले भी रोगों की हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये स्रोत इनके क्या क्या हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है सोडियम, और आप जानते हो कि सामान्य जो नमक है, साधारण साल्ट है, कॉमन साल्ट जिसको कहते हैं, उसका सूत्र होता है NaCl। तो जो सोडियम हमें है वो मिल जाता है नमक, मछली और दूध। सोडियम दूध में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है,
और मछली में भी और नमक में, यानी वो तो सोडियम क्लोराइड होता ही है, तो उससे हमें नमक की जो सोडियम की प्रचुर मात्रा मिलती है। अब मैं आपको ना यहाँ पर पोटेशियम और सोडियम एक साथ करवाने वाला हूँ। तो जो यहाँ पर सोडियम और जो पोटेशियम हैं उनके मुख्य स्रोत, मैंने यहाँ पे पोटेशियम का लिखा नहीं, लेकिन इसमें जो पोटेशियम है विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ हैं और फल हैं और विभिन्न समुद्री पदार्थ जो भोज्य है पदार्थ हैं उनसे हमें ये मिल जाता है। तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो उनके स्रोत ये हैं और इनके जो मुख्य कार्य हैं वो है पेशी क्रिया, तंत्रिका आवेग का नियमन। तो बेटा जब पेशी सिकुड़ती है ना और फैलती है, जब हमारी हड्डियों में गति पैदा होती है, जब हम अपने हाथ हिलाते हैं, जब हम चलते हैं, तो ये जो मूवमेंट है, हम अपना भार साधते हैं, संतुलन बनाते हैं, तो जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं और जो पेशी कोशिकाएं हैं वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयनों का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि जब हम बड़ी क्लास में हम देखते हैं कि यदि पेशी का संकुचन भी होता है तो वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयनों का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है और उसी के कारण ही पेशी की जो है सिकुड़ने और फैलने की क्रिया होती है। यदि ये दोनों आयन नहीं हो, यदि ये दोनों खनिज लवण नहीं हो, तो इस प्रकार न तो तंत्रिका में आवेग होगा और न ही पेशी में संकुचन की क्रिया होगी। जब हमें कोई पिन चुभती है या गर्म वस्तु से हमारा हाथ छूता है या पैर छूता है तो हमें जो संवेदना महसूस होती है वो भी सोडियम और पोटेशियम आयनों यानी खनिज लवणों के कारण होती हैं। अब तीसरा है इसमें कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो हमें मिल जाता है सब्जियों से, अंडे से, दूध से, या सामान्य रूप से हम कहें कि जो कैल्शियम है वो हमें दूध से ही अधिक मात्रा में मिलता है कैल्शियम, और दही से भी हमें कैल्शियम मिल जाता है क्योंकि वो दूध का ही उत्पाद है। तो अब आप जानते हो कि हमारा शरीर जो है उसमें मुख्यतः हमारा जो संतुलन बनाने का कार्य करता है वो कंकाल करता है, और कंकाल में होती है आप जानते हो अस्थियां और हड्डियां जो है अस्थियां, उनका जो मुख्य भाग है वो है कैल्शियम, और कैल्शियम ही से ही अस्थियों का निर्माण होता है। तो उसका क्या कार्य हो सकता है? अस्थियों का जो मुख्य घटक है और विटामिन डी का ये निर्माण करता है। और आप देख सकते हैं कि यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा भाई, या तो रिकेटस रोग हो जाएगा, विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा, अस्थियां कमजोर हो जाएगी। तो इस प्रकार है, यदि हमने किसी वस्तु के कार्य जान लिए तो उससे न होने पर उसकी कमी से होने वाले रोगों का अंदाजा भी हम सामान्य रूप से स्वतः ही लगा सकते हैं। अब चौथा इसमें है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हमें मिलता है दूध से, सब्जियों से, मेवों से। तो अब देखो यहां पर मैंने आपको विटामिन भी बताए हैं और खनिज लवण भी बताए हैं, तो दूध बार बार आ रहा है। तो दूध में लगभग सभी चीजें पाई जाती हैं। कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों व दांतों का निर्माण करता है फॉस्फोरस। तो ये भी जरूरी हो गया कि ये भी अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायक हैं। और यदि फॉस्फोरस की हमारे शरीर में कमी आती है तो सीधी सी बात है कि अस्थियों और दांतों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अंत में आता है आयरन। अंत में नहीं है, ये बाद में हो रहा है आयोडीन। सेकंड लास्ट है आयरन। तो आयरन जो है लोह तत्व है, वो हमारे शरीर में अति आवश्यक खनिज लवण है जो हमें मिलता है अंडे से, मांस से, बाजरा से, दही से, सब्जियों से, गाजर से और गुड़ से। और यही कारण है कि भोजन के बाद भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में गुड़ खाने की जो परंपरा है वो शायद इसीलिए है कि आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ाई जा सके, जिससे आयरन की कमी ना आए। तो आयरन जो है उसका उपयोग करके हमारे शरीर में एक प्रोटीन बनती है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है वो रक्त में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन है। सर्वाधिक जो पाई जाने वाली प्रोटीन है वो मुख्य प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। और वो यदि आयरन नहीं होगा हमारे शरीर में तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, और जब आरबीसी नहीं बनी तो रक्त का निर्माण नहीं होगा, और जब रक्त का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं रक्त पर तो आधारित हैं वो नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन की कमी के कारण तो हम शरीर में जो है जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अंतिम जो टॉपिक है वो आता है हमारा आयोडीन। तो आयोडीन जरूरी नहीं कि भाई हमें नमक से ही मिले। ये तो आधुनिक काल है कि जो और बाकी लोगों ने भी प्रचार में बताया कि आयोडीन नमक ही खाइए, क्योंकि हमने बाकी पारंपरिक चीज़ें खानी छोड़ दी। इसके अलावा भी हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों से आयोडीन मिल जाता है। तो वो कौन कौन सी है? नमक तो है ही, और इसके अलावा आपके दे रखा है समुद्री भोजन है, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, जामुन है और काला नमक है। आप जानते हो कि हमारी भारतीय संस्कृति में काला और सेंधा नमक खाने की क्या
जो महत्ता है, तो इसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि आयोडीन हमें यदि वहाँ से प्राप्त हो जाता है यदि हम सफ़ेद नमक न खाएं। और वैसे भी आयुर्वेद में 3 सफ़ेद चीज़ खाने पर प्रतिबंध है, जो है मैदा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी। सफ़ेद नमक और मैदा और सफ़ेद चीनी। अब आप कहोगे चीनी सर सफ़ेद ही होती है, तो सब चीनी बुरी भी होती है, उसकी जगह गुड़ भी होती है, शक्कर भी होती है, तो वो हमारी परंपरा में था, तो हमने उसको क्या किया, छोड़ दिया। चलो ये अलग बात है, मैंने ऐसे आपको ज्ञान के लिए बता दिया। तो जो आयोडीन है वो हमारे शरीर में क्या करता है, वो बनाता है बेटा थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन बनता है थायराइड ग्रंथि से। और जो थायराइड ग्रंथि है वो यदि वो पाई जाती है हमारे गले में, और उसको चलाने के लिए हमारे दिमाग में एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको बोलते हैं TSH, जिसे बोलते हैं TSH, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और वो हार्मोन यदि इस ग्रंथि में ज़्यादा हो गया और इस ग्रंथि को यदि आयोडीन नहीं मिली तो ये ग्रंथि फूल कर मोटी हो जाएगी, क्योंकि पीछे उसको दिमाग से तो ये संदेश मिल रहा है कि आप आयोडीन बनाइए थायराइड ग्रंथि को, लेकिन आयोडीन नहीं होने के कारण, यहाँ पर हाइपोथैलेमस के द्वारा थायराइड को ये संदेश मिलता है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन बनाइए, परंतु थायरोक्सिन हार्मोन बनता है आयोडीन से, और यदि आयोडीन नहीं होगी तो हमारी ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी, फलतः वो अधिक TSH इकट्ठा होने के कारण फूल जाती है, जिससे गलगंट या घेंगा नामक रोग हो जाता है। और अगली स्लाइड में हमारे 3 कुपोषण बताए थे, और अंतिम में है प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण विशेषकर अफ्रीकी देशों में देखा गया है, या जो गरीब लोग हैं जिनकी जीवन शैली बिल्कुल दयनीय है, तो उसमें जो है प्रोटीन कुपोषण पाया जाता है। तो इससे मुख्यतः 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तो है क्वासियोरकोर और एक है मेरेस्मस। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये लो, क्वासियोरकोर और मेरेस्मस। तो क्वासियोरकोर के क्या लक्षण हैं, बच्चों में पेट फूलना, चिड़चिड़ापन, त्वचा शुष्क और काली होकर फटना। और मेरेस्मस के क्या लक्षण हैं, ऊर्जा की कमी, शरीर दुर्बल व सूखा हुआ और आंखें अंदर धंसी हुई। तो ये होंगे तो वो क्वासियोरकोर और मेरेस्मस से पीड़ित बच्चे होते हैं। तो प्रोटीन, इसीलिए आप जानते हो कि सरकार द्वारा विभिन्न ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कि जो है सरकारी स्कूलों में दूध की व्यवस्था है, या फिर हम सोयाबीन से बने हुए उत्पाद हैं, तो ये इसलिए सरकार के द्वारा चलाए गए हैं ताकि गरीब बच्चों में ये जो है प्रोटीन की कमी ना आए। ये हमारा इस चैप्टर का एक भाग पूरा हो गया, जो था भोजन, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो हमने सबसे पहले भोजन जान लिया कि भाई भोजन क्या होता है, भोजन संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, संतुलित भोजन में क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या हैं, और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, और असंतुलित भोजन से क्या होता है, कुपोषण होता है, और कुपोषण वो किस प्रकार का है और वो किस प्रकार उसके लक्षण में दिखाई देते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य है तो हम अपने स्वास्थ्य को सही कैसे रखें, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे शरीर का जो मुख्य घटक मैंने बताया था कि भाई पोषक पदार्थों की बात तो बाद में आती है, तो सबसे बड़ा जो है नियामक है जल है, क्योंकि वो हमारे शरीर में जो अधिकतम हिस्सा बनाता है। तो हम जल के बारे में जान लेते हैं कि जल क्या है और इसके क्या गुण होने चाहिए। तो जल तो आप जानते हो कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिला हुआ एक ऐसा सार्वभौमिक विलायक है जो सभी जीवों में, समुद्रों में और लगभग हर रासायनिक अभिक्रियाओं को, कुछ को छोड़कर हर रासायनिक अभिक्रियाओं का माध्यम बनता है। हमारे शरीर की भी उपापचय क्रियाओं में ये काम में आता है। जो जल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सारा जो लगभग हमारा जो शरीर है 70% से भी ऊपर हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है जल से, और हमारा मस्तिष्क है वो, उसमें तो जल की मात्रा और भी अधिक पाई जाती है। तो हम देख लेते हैं कि जल यानी कि पीने का जो पानी है उसके क्या गुण होने चाहिए। तो उसके गुण हैं कि जल में दिखाई देने वाले कण और वनस्पति न हो। जल में दिखाई देने वाले कण और वनस्पति न हो, कि मान लो
शैवाल या कोई काई ऐसे उस पर तैर नहीं रहा हो, मिट्टी नहीं हो, तो ये बड़े कण जो हमें दिखाई दे जाते हैं। दूसरा, ये हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं हो, इसलिए कहते हैं कि जल को उबाल कर पीना चाहिए। जल में पर्याप्त गुलित ऑक्सीजन हो, अब ये जरूरी है क्योंकि दूषित जो गंदा पानी है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और वो इतना स्वास्थ्यवर्धक हमारे शरीर के लिए नहीं होता। और जो चौथा बिंदु है वो ये है कि जल में कुल गुलित ठोस यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बड़ा बोलते हैं TDS, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TDS। तो जो TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स हैं, इसमें सॉलिड्स हैं पार्टिकल, वो इसमें सही मात्रा में यदि होते हैं तो ये जल हमारे लिए पीने के लिए लाभदायक है। और वो जो है होने चाहिए 150 से 300 mg पर लीटर। अब mg कितना होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम यानी कि mg। तो इतना ये 150 से 300 mg पर लीटर यानी 300 से अधिक नहीं होना चाहिए, इतने mg 1 लीटर में यदि घुला हुआ हो तो वो शरीर के लिए एक आदर्श TDS है। और आजकल जो चलाए गए, जो आप जानते हो घरों में शुद्ध जल करने के लिए जो RO हैं, RO प्लांट हैं, उन RO के अंदर जो TDS है वो कईयों में बहुत कम पाया गया है, इसलिए उनका जल भी स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष रूप से लाभदायक नहीं माना गया है। तो जरूरी बात यह है कि जल में जो ठोस जो घुले हुए हैं उनकी मात्रा बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। कम होगा तब भी हानिकारक होगा, वो एक तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करेगा, उसका स्वाद बदल जाएगा और अन्य हमारे परासरणीय महत्व के कुछ रोगों को आमंत्रित भी करेगा। और यदि अधिक TDS हुए तो आप जानते हो कि वो एक प्रदूषित जल की संज्ञा में आएगा, श्रेणी में आएगा। तो इसलिए जो जल की TDS है वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत भी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अब स्लाइड बेटा आगे वाली आती है हमारी, जिसमें है जल के कार्य और यदि दूषित जल पिएंगे तो हमारे अंदर क्या दुष्प्रभाव हो जाएंगे शरीर में, यह देख लीजिएगा। तो जल के कार्य क्या हैं बता दें। वैसे जानते हो जल हमारे शरीर में कितना जरूरी है, सभी क्रियाओं को करने देता है, करने में मदद करता है। तो पहला है सभी उपापचयी क्रियाओं का नियमन, तापमान का नियंत्रण। आप जानते हो गर्मियों में पसीना आता है, जल निकलता है बाहर और किडनी द्वारा फिल्टर होकर मूत्र उत्सर्जन करते हैं, तब भी जल अतिरिक्त बाहर निकलता है। तो वो जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है, हम समतापन हमें प्रदान करता है। पाचन क्रियाओं का माध्यम, हमारे शरीर में यदि जब हम भोजन खाते हैं तो जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में जल घुला हुआ होना चाहिए ताकि जो एंजाइम की क्रियाएं हैं वो उन भोज्य पदार्थों पर हो सकें और वह जल्दी से भोजन को पचा सकें। चौथा है रक्त का मुख्य भाग। हम जानते हैं कि हमारा रक्त है वो एक तरल ऊतक है, वो एक लिक्विड टिश्यू है, वो एक तरल पानी जैसा बहने वाला ऊतक है। तो देखकर ही पता चलता है कि उसके लगभग 92 यानी 92% जो भाग है रक्त का वो जल ही होता है। पांचवा बिंदु है रक्त से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना। मैंने बताया था कि हमारी किडनी है वो रक्त को छानकर उससे विषैले पदार्थों को अलग कर देती है। और छठा है शरीर की संक्रमण से सुरक्षा। यदि हमारे शरीर में जल है, पर्याप्त मात्रा में क्रियाएं हो रही हैं, भोजन सही पच रहा है और हमें पोषक पदार्थ बढ़िया मिल रहे हैं तो नई कोशिकाओं का निर्माण भी होगा और रोगों से लड़ने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाली कोशिकाएं भी अधिक होंगी और हमारे शरीर की स्वतः ही सुरक्षा हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जल यदि हम अधिक पीते हैं, चाहे वो गर्भवती महिला हो, सामान्य पुरुष या स्त्री हो और चाहे वो बच्चे हों, यदि हम जल पर्याप्त मात्रा में पी रहे हैं तो हमारी त्वचा के लिए, हमारी आंखों के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे शरीर की ग्लूकोज के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे उत्सर्जन तंत्र के लिए वो अति आवश्यक है। और अंत में है दूषित जल के दुष्प्रभाव। तो दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं भाई? एक तो ये कि विभिन्न सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोग। आप जानते हो गंदे जल में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां, टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया है, ड्रैकनकुलस मेडेंसिस यानी नारू रोग है, आपके आगे बताएंगे। तो इस प्रकार ये रोग हो जाते हैं। और विषाक्त पदार्थों का शरीर पर दुष्प्रभाव, तो यदि जो दूषित जल है उसमें यदि विभिन्न प्रकार जैसे पारा है, आर्सेनिक, लेड है, तो इस प्रकार की यदि घुलित पदार्थ है तो वो भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं।
गंदा जल पीने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग होते हैं, या गंदे जल से नहाने से विभिन्न प्रकार के चर्म रोग होते हैं। और चौथा बिंदु है पाचन तंत्रिका, परिसंचरण और उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोग जो है वो भी दूषित जल पीने के कारण हो जाते हैं। और अब जो आगे का टॉपिक है वो बेटा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।